नमस्कार। द न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यूज़ नेटवर्क ने कार्यक्रम की शुरुआत की है, मुलाकात। इस कार्यक्रम के अंदर हम आपसे क्षेत्र की विभिन्न हस्तियों से मुलाकात करवाते हैं, उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलू, उनके बारे में हम बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने कुछ ही समय में अपने संस्थान को काफ़ी बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं मिसेज आरती कुंवर को हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। आपका स्वागत है मैम हमारे कार्यक्रम में। मैम, सबसे पहले तो आपको इस कार्यक्रम के श्रोताएं जितने भी देखने वाले हैं उन सबको बताना चाहूँगा, जो मैम है वो उकलाड़ा क्षेत्र के अंदर लोटस इंटरनेशनल स्कूल है, उनकी एक प्रिंसिपल है। हम इनके बारे में शुरुआत करेंगे इनके बचपन से ही, क्योंकि इतने बड़े संस्थान जिन्हें इन्होंने बुलंदियों पर पहुंचा दिया है, क्षेत्र ही नहीं काफ़ी हरियाणा के अंदर भी इसका काफ़ी नाम हो चुका है। मैम, सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? सर, मैं यहाँ ही एक पास के गांव, छोटे से गांव खरकड़ा, जो कि बरवाला के पास है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। बिलोंग वहाँ से करते हैं, खरखड़ा तो गैरीपुर के पास जो गाँव हाँ है। जी, हाँ जी, ठीक है। गैरीपुर के पास तो है। मैम, आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो कहाँ की है? आपने प्राथमिक शिक्षा करने के बाद जब आप हायर स्टडीज के लिए आपको कहाँ गए और किन स्कूलों में या पढ़े आप? तो आप हमें जरा हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है वो आपके पूरे जिंदगी के बारे में जो अब तक घटित हुआ उससे रूबरू करवाने के लिए हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो आप प्लीज हमें हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने किस जगह से प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की और हायर स्टडीज के लिए आप कहाँ गए? सर, प्राथमिक शिक्षा मेरी मेरे गांव से ही शुरू हुई। मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जब मैं छोटी थी, नर्सरी में मैंने एडमिशन लिया, तो वहीं गांव में ही एक प्राइवेट स्कूल ओपन हुआ, जिसमें सबसे पहला एडमिशन ही मेरा था। तो मैंने मेरी 8th तक वहाँ से शिक्षा ली। उसके बाद मेरी बरवाला से रही। बरवाला के बाद जो मैंने मेरी ग्रेजुएशन है वो बीएन कॉलेज हिसार से की, और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, एमए की, एमए इन इंग्लिश, और उसको मैंने कॉरस्पॉन्डेंस ही किया विद कोचिंग। और उसके बाद फिर मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग भी किया, बट मैंने उसको मेरी इस लाइफ में इंक्लूड नहीं किया। मैंने मेरी लाइफ एक टीचिंग से स्टार्ट की। आफ्टर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी। टीच किया, पहले छोटे बच्चों को टीच किया, फिर उसके बाद जैसे जैसे क्लासेस छोटे बड़े हर टाइप के मैं बच्चों को टीच करती रही, और बड़ा अच्छा लगने लग गया कि एक अच्छा सा प्रोफेशन है, बड़ा रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, जहाँ हर कोई रिस्पेक्ट करता है, बच्चे प्यार करते हैं, बड़ा अच्छा सा लगता है। मैम, जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की थी किस स्ट्रीम में की आपने? सर, मैंने अभी इंग्लिश। आपने इंग्लिश के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो ये आपने कहाँ से, किस कॉलेज से की? ये मैंने सर कॉरस्पॉन्डेंस की थी। मेरी ग्रेजुएशन बीएन कॉलेज से हुई थी, बीएन डीएन कॉलेज कॉलेज हिसार से। हिसार के अंदर डीएन कॉलेज। हाँ जी सर, आफ्टर मैरिज मैंने मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन को डबल भी किया। मैंने बीएड किया एंड देन एमएड किया। एमएड मैंने किया सर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा से। यानी कि आपने जितना मैरिज के पहले जितनी पढ़ाई की उससे ज़्यादा पढ़ाई आपने मैरिज के बाद की है? हाँ जी, हाँ जी, बाद भी की। बहुत कोऑपरेशन रहा मेरी फैमिली का मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैरिज से पहले एक्चुअली मैं एडमिशन ले चुकी थी बीएड में, तो मेरी बीच में मैरिज हो गई, तो उसके बाद मैंने बीएड को कंप्लीट किया। आफ्टर दैट मैंने कॉन्टीन्यूसली ही मेरी स्टडी को कंटिन्यू रखा, और मैंने एमएड की, सिरसा से एमएड की, एंड आफ्टर दैट मैं स्कूल संभालने लगी। मैम, ये बताइए हमें, आपकी कॉलेज लाइफ में देखिए डीएन कॉलेज हिसार में आप पढ़े, तो उसमें आपने कोई अन्य गतिविधियों में भी पार्टिसिपेट किया था या किसी प्रकार से आप अपने जो कॉलेज के अंदर किसी पार्टिसिपेशन अलग अन्य कार्यक्रम में पढ़ाई से अलग कुछ हाँ किया जी, आपने? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। मेरा एक्चुअली रहा है, पेंटिंग में शौक रहा है बहुत। इसी के दौरान मैंने यही पेंटिंग को सोचते हुए मैंने मेरा ड्रेस डिज़ाइनिंग में एडमिशन लिया, जहाँ काफ़ी अच्छी मेरी स्केचिंग रहती थी, स्केचिंग करती थी मैं।
तो ठीक है, एक मैंने उसे अपना प्रोफेशन न बनाकर एक शौक की तरह रखा, जो आज भी रहता है। कभी कभार कर लेते हैं, हम करती हूँ कभी अभी कभी भी जब बहुत समय मिल सारी। जाता हाँ है तो जी, आप हाँ जी। अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी स्केचेस मेरे पास पड़ी हैं, उनको निकाल कर मैं देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे हाथ से बनी हुई है ये रहता है साथ साथ, मतलब ये मेरा शौक रहा है। इनके अलावा भी कुछ आपका, जैसे किसी आपने जैसे पेंटिंग्स आपने बताया आप कैसे तैयार करते थे, ठीक हाँ है, जी। आपने इससे पहले बताया आप टीचिंग के अलावा क्या करती थी मैम? टीचिंग के अलावा सर ड्रेस डिजाइनिंग ड्रेस आपने डिजाइनिंग बताया। का मैंने किया, डिप्लोमा किया, जिसे मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, शायद मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरा विलेज से आना जाना ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन की, बट ड्रेस डिजाइनिंग का जो स्कोप यहाँ नहीं था, वो एक छोटा शहर है, छोटा बड़ी सिटी में जाकर था, तो मैंने अपनी लाइन टीचिंग ली। छोटा शहर था, उस वजह से आपने। हाँ जी, हाँ जी। टीचिंग के बाद टीचिंग ही अच्छी लगने लग गई सर, बहुत अच्छी लगी वो, और अपना प्रोफेशन आगे बढ़ाती गई उसे मैं। और मैंने 8 साल पढ़ाया सर, 8 इयर्स टीचिंग की मैंने, बरवाला में भी और उकलाना में भी। तो ये 8 साल आपने मतलब शादी से पहले किए सर। शादी से पहले आपने 8 साल टीचिंग की हाँ है। जी। और मैम अगर हम बात करते हैं जैसे कि आपने टीचिंग की शुरुआत की, कभी ऐसा कुछ सोचा था या इन फ्यूचर भी कभी आपको ऐसे संस्थान को एक संभालने का मौका भी मिल सकता है, उसे चलाने का जो भार है वो आपके कंधों पर भी आ सकता है? नहीं सर, एक्चुअली ऐसा नहीं सोचा था कि इतने बड़े लेवल पे। अच्छा लगता था क्योंकि जब मैंने यहाँ टीचिंग स्टार्ट की थी उकलाना में, एज एन कोऑर्डिनेटर, और इंग्लिश भी टीच करती थी, इंग्लिश टीचर भी रही मैं, और एज एन कोऑर्डिनेटर भी रही, कोऑर्डिनेट तब भी किया मैंने उसे, किंडरगार्टन को कोऑर्डिनेट भी किया। एंड ठीक है वो था, बट यहाँ तक नहीं सोचा था कि हाँ इतनी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल पाएगी। तो यही था कि टीचिंग में ही जाना है। मैरिज के बाद भी जब ये मूड हुआ कि मैंने मेरे फादर इन लॉ से कहा, डैडी जी से बोला कि मुझे टीचिंग करनी है, तो क्या मैं स्टार्ट कर दूं? तो बोले कि अगर तुम्हें टीचिंग का शौक है, तो मेरा एक सपना है स्कूल बनाने का, बहुत पहले से, तो क्या हम स्कूल बना लेते हैं? तो धीरे धीरे विचार करते हैं, आपस में बैठकर विचार हुआ, तो स्कूल की तरफ मूव हो गए हम कि ठीक है। फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट नहीं की, हम स्कूल, सारा ध्यान मेरा मेरे स्कूल की तरफ ही रहा। मैम आपने अभी तक बताया जैसे कि आपने आफ्टर मैरिज जब आपने अपने फादर इन लॉ से आपने टीचिंग के लिए कहा कि आप टीचर का जो प्रोफेशन है वो अपनाना चाहते हैं, तो उन्होंने आपको ये सजेस्ट किया, क्योंकि वो भी उनका एक सपना था भी किसी स्कूल को शुरुआत की जाए, तो आपने उस स्कूल को संभाला। तो जब आपने शुरुआत की मैम, आपके साथ ही स्कूल की कब स्टार्टिंग हुई और कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसको स्टार्ट करने में शुरुआत में आपको सहयोग किया? सर जब हमने स्कूल स्टार्ट किया, पहले तो मैंने आपको ये बताया कि उन्होंने मुझे मेरे फादर इन लॉ सरदार महेंद्र सिंह कुंवर जी, उन्होंने मुझे कहा कि हम स्कूल बना देते हैं। तो मैंने कहा कि डैडी जी, टीचिंग इज द अदर थिंग एंड इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या मैं संभाल पाऊंगी? तो नहीं, मुझे मेरे फैमिली की तरफ से बहुत कोऑपरेशन मिला, मेरे हस्बैंड की तरफ से। उन्होंने मुझे कहा नहीं, यू कैन डू, आप कर सकते हो, करो, हम आपके साथ हैं। तो उनका ठीक है, अगर आप इतना ही मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं भी एग्री होगी, ठीक है हम बनाते हैं। तो उसके बाद हम जब जुड़े, स्कूल हमने बनाया सर 2013 में शुरुआत की। 2013 में? हाँ कि आज 7 साल हाँ हो चुके हैं। सन 2013 में स्कूल की शुरुआत हुई, और हम इकट्ठे, सारी फैमिली थी, मेरी फैमिली मतलब मेरे हस्बैंड हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं, हमारे पार्टनर भी रहे हैं साथ, हम इकट्ठे सब मिलकर काम करते रहे और हार्ड वर्क करते रहे। तो जब आपने शुरुआत की थी स्कूल की, तो फर्स्ट ईयर आपके एडमिशन कितने थे? सर पहले साल जो हमारे एडमिशन हुए वो हुए सर 275। 275 काफी 275 एक शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी किसी संस्थान की स्थापना होती है तो शुरुआती दौर में काफी रिस्पांस मिलना कम कम मिलता है, रिस्पांस धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है, और आपको शुरुआत में भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला। इस
रिस्पॉन्स के बाद जब आपके ऊपर देखिए जैसे जैसे लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है तो आपके ऊपर भी जिम्मेवारियों का भार बढ़ता है। तो क्या आपने शुरू से ही प्रिंसिपल का जो जिम्मेवारी है वो संभाली थी या आपने आफ्टर टाइम कुछ इसके बाद आपने जिम्मेदारी नहीं संभाली? सर, शुरू से ही मैंने एक प्रिंसिपल की ही जिम्मेवारी संभाली थी यहाँ पर। शुरू से ही मैं मतलब मेरे हाथ से ही काम करती आई हूँ। अच्छा लगता है मुझे मेरे हाथ से काम करना, आज भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है, स्टाफ आज काफ़ी स्टाफ है, तब भी स्टाफ था, एक आज की रेशो से बहुत कम था। बच्चे कम थे तो स्टाफ भी कम था। बट ये है कि अपना अपना हर काम करने के लिए बटा हुआ स्टाफ था, बट फिर भी मुझे अच्छा लगता था कि मैं मेरे हाथ से काम करूँ। एक सेटिस्फेक्शन अंदर से मिलती थी कि मैं हर काम को मेरे हाथ से कर देखूँ। तो अब हम बात करते हैं आपके स्कूल जिसका नाम लोटस इंटरनेशनल स्कूल है। तो इस स्कूल की स्थापना से लेके ये अब तक कंटिन्यू जो है वो नई बुलंदियां छू रहा है, नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। तो आपका जो पहला अचीवमेंट इस स्कूल की तरफ से अगर हम एजुकेशन लेवल पे अगर हम मानते हैं तो वो क्या रहा? सर, मेरा पहला अचीवमेंट एक टीचर के लिए, एक प्रिंसिपल के लिए अचीवमेंट सर तब मिलता है जब हमारा कोई बच्चा, हमारा कोई स्टूडेंट कुछ बनकर आगे जाता है। तो वो अचीवमेंट मुझे बच्चे से मिला। हमने 6th तक इस स्कूल को स्टार्ट किया। हमारा बच्चा था प्रथम कुंडू, जो आज आई थिंक उसने 12वीं पास आउट नहीं की है। ओके। तो उसने हमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट दी। उसका RIMC में देहरादून में एडमिशन हुआ। ठीक है, बहुत सैनिक अच्छी, स्कूल, बहुत बड़ी बात है जहाँ ये। सिर्फ स्टेट में सिर्फ एक ही सीट होती है फिर। तो ओके। ये भी श्योर नहीं होता कि वो सीट मिलने के बाद भी एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, बट उस बच्चे ने किया। उसकी खुद की मेहनत, हमारी मेहनत तो थी सर, उसके साथ उसकी खुद की मेहनत भी रही। और हमें बड़ा अच्छा लगा कि एक गर्व महसूस हुआ कि हमारा बच्चा आज वहाँ है, और आज भी वो आता है, मिलने आता है स्कूल। बहुत अच्छा लगता है उसे देखकर। तो इसके अलावा एजुकेशन के अंदर आज जो एक बच्चे के अभिभावक होते हैं जैसे वो भी काफ़ी पेन लेते हैं, काफ़ी मतलब इसके बारे में चिंता जाहिर करते हैं कि बच्चों की एजुकेशन कैसे चल रही है। और आपके बारे में कि सुनने में आया अगर लोटस इंटरनेशनल स्कूल में अगर आपने किसी बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में जानना हो तो आप उनकी क्लास टीचर से ना मिलती है प्रिंसिपल से मिल लीजिए, आपको वही सारी चीज़ें बता देगी। तो इतना मैनेज आप कैसे करते हैं? सर, ये तो बहुत, मैं अपने पेरेंट्स का, हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनका मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो मेरे लिए ऐसा सोचते हैं। बट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक इस सीट पर बैठे हैं तो सिर्फ एक नाम की सीट नहीं होनी चाहिए, हमारे काम से हमारा नाम होना चाहिए। कि अगर अंदर क्या चल रहा है, बच्चे के साथ क्या चल रहा है, टीचर क्या करवा रहा है, अगर एक प्रिंसिपल की नॉलेज में नहीं होगा और हम हमारे पेरेंट्स को उस चीज़ का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी तो वो मेरा काम अच्छा नहीं जाएगा। तो मुझे, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपनी हर चीज़ का ध्यान रखूं कि मेरे टीचर मेरे बच्चों को क्या करवा रहे हैं और मेरे बच्चे कितना कर पा रहे हैं उसे। ये बहुत अच्छी बात है मैम, क्योंकि एक प्रिंसिपल जो होता है वो अनुशासनात्मक को भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर अनुशासन और टीचर्स के अंदर अनुशासन जो है वो प्रिंसिपल को देख के आता है। तो अब अगर हम बात करते हैं मैम, आपने एजुकेशन की बात की, एजुकेशन के अंदर आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ऊंचाइयों तक गए हैं। इसके अलावा जो आज सबसे बड़ा सेगमेंट है एजुकेशन के अलावा अगर हम बात करते हैं तो स्पोर्ट्स के अंदर ना बच्चों का रुझान भी बढ़ा है, क्योंकि आज स्पोर्ट्समैन अच्छे अच्छे ओहदों पर अपनी मेहनत की वजह से, अपने स्पोर्ट्स की वजह से आज विराजमान हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपने अपने बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के अंदर क्या किया और क्या आपका कोई ऐसा बच्चा जिसने स्पोर्ट्स के अंदर एक अचीवमेंट प्राप्त की हो? हाँ जी सर, स्पोर्ट्स में हम, जैसे हमने स्पोर्ट्स स्टार्टिंग से रखा है। एथलेटिक्स रहती थी हमारी स्टार्टिंग से, फुटबॉल रही। धीरे धीरे हमने इसे इंक्रीज किया। एक सपना तो हमारा पहले ही था, हमने पहले ही इसे बना लिया था कि हमने क्या करना है। तो उसके साथ साथ हम धीरे धीरे उन गेम्स को लेकर आए। और लाइक स्केटिंग रहती है, और हर टाइप की गेम्स तो रहती है सर, एथलेटिक्स तो रहती है साथ। और काफ़ी अचीवमेंट्स, चेस है उसके साथ। हमारे बच्चे
एवरी ईयर मतलब स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक खेल कर आ रही हैं। चेस में मतलब गोल्ड सिल्वर लेकर आ रहे हैं, स्केटिंग में लेकर आए हैं, गोवा तक बच्चे खेलने गए हैं। स्पोर्ट्स में काफी अच्छे बच्चे आपके, क्योंकि पिछले दिनों हमने भी काफी कवरेज की थी, तो आपके बच्चों के नाम भी स्पोर्ट्स में आए थे। अब ये तो हमने बात कर ली बच्चों के बारे में, अब हम आते हैं आपके, क्योंकि आपके बारे में भी काफी चर्चा में रहते हैं, आप अखबारों के अंदर आए दिन आपका जो चेहरा है वो छपता रहता है, कभी किसी अचीवमेंट को लेकर, कभी किसी सम्मान को लेकर। अगर हम बात करते हैं इस स्कूल के फील्ड के अंदर, जब से आपने स्कूल शुरू किया है, तो आप सबसे पहला जो सम्मान आपको अपने लेवल पे खुद के लिए, मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं आपके लेवल की बात कर रहा हूँ, आपको खुद को जो पहला सम्मान मिला था वो क्या था? सर मुझे अभी रिसेंटली लास्ट ईयर भी मुझे अवार्ड मिला है राहा ग्रुप फाउंडेशन की तरफ से। ओके। हाँ जी, हमारे जो मेयर हैं उनके गौतम हाथों से सरदाना मुझे, जी। गौतम सरदाना जी, उनके हाथों से मुझे अवार्ड मिला और अच्छा लगा बहुत मुझे देखकर, वो लेकर हाथ में कि हाँ आज मुझे मेहनत का फल मिला है, कि जो मैं इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ वो मुझे आज फल मिला है उसका। उसके बाद उसी ईयर दिसंबर में मुझे सिरसा में अवार्ड मिला और प्रीमियर अचीवर्स अवार्ड मुझे मिला वुमेन डेडिकेशन की तरफ से। और ऐसे ऐसे जैसे ऑनर्स मुझे उससे पहले पीएनबी की तरफ से वुमेन डेडिकेशन का, वुमेन एम्पावरमेंट का मुझे ऑनर प्राप्त हुआ, उनकी तरफ से ऑनर दिया गया। और साथ साथ हमारे जो कांग्रेस की नेत्री हैं बहन शैलजा, हमारी शैलजा, उनकी तरफ से भी मुझे, उनके हाथों से भी अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो मैम जैसे कहते हैं शेर के मुंह को खून लग जाना, जैसे आपको अब अवार्ड्स लेने की एक चाह पैदा हुई है, तो अब नेक्स्ट जो आपका निशान है वो क्या है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ऐसा ओपिनियन नहीं रहता कि मुझे सिर्फ इसी चीज में मतलब ऊपर ऐसा ऐसे ऊपर जाना है, नहीं। मुझे अच्छा लगता है, अवार्ड लेना बहुत अच्छा लगता है। देखो हर अगर कोई मेहनत करता है तो उसे उसका फल मिलता है, उसको उसका नाम मिलता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। बट मेरा एक व्यू हमेशा रहता है सर कि मेहनत करते जाओ। अब हम मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें इतने अवार्ड मिलने के बाद हमने मेहनत को छोड़ दिया, हमारा काम वहीं खत्म हो जाता है। नहीं, अब तो हमारा नाम हो चुका है, हमें ऐसे ही अवार्ड मिलेंगे नहीं। काम कर रहे हैं सर, लेट्स सी आगे क्या होता है। क्योंकि देखिए आपने गिने चुने दिनों में ही जो 6 से 7 साल का पीरियड एक स्कूल के लिए कुछ ज़्यादा बड़ा पीरियड नहीं होता, सालों से 20-30 साल हो गए हैं लोगों को स्कूल को स्टैब्लिश करने के लिए, आपने 6 से 7 साल में ये मुकाम हासिल किया है, तो ये काबिले तारीफ है। अब मैम हम बात करें, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, जो आपके एक्चुअली बच्चे शादी कब हुई थी, बच्चे आपके अभी फिलहाल कितने हैं? सर मेरी मैरिज हुई थी 2009 में और मेरे 2 बच्चे हैं। एक गुड़िया है और 9 इयर्स की है और मेरा बेटा है 4+ का है, 9+ की गुड़िया है। अच्छा, तो जो जो अनुशासन आप स्कूल में रखते हैं, तो घर पे वही अनुशासन पति और बच्चों पर? बिल्कुल सर, बच्चों के प्रति भी घर में भी रखती हूँ। थोड़ा लीनियंट भी रहते हैं, जो एज अ मदर हम होते हैं तो थोड़ा रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। उन्हें हमेशा एक चीज़ सिखाई जाती है कि हमेशा अनुशासन में ही रहना ज़रूरी है। नहीं, नो मैटर कि आप स्कूल में हैं या घर पे हैं, जहाँ भी हैं आप अनुशासित रहिए। और हस्बैंड? हाँ जी बिल्कुल, सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़े इंस्पिरेशन मेरे हस्बैंड रहे हैं मेरे लिए, जो हमेशा एक मेरे मोटिवेटर बनकर मेरे साथ रहे हैं। कभी कभी देखो एक चीज़ चलते हुए कभी ऐसा भी होता है, नेगेटिविटी भी आती है, आ जाती है, एक स्वाभाविक है ये। तो कभी मैंने एक नेगेटिविटी सुनी तो मैं उदास हो जाती, स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा रहता, मैं उदास हो गई। तो बोले नहीं, ये एक पार्ट है, आप नेगेटिव नहीं होंगे, ये एक पार्ट है, हर चीज़ में, हर फील्ड में ऐसा होता है। और फिर मैंने धीरे धीरे सीखा कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलकर हम उसे खत्म कर सकते हैं, तो वहाँ हमारी उदासी भी खत्म हो जाती है। तो धीरे धीरे देखो हर चीज़ एक्सपीरियंस बढ़ता रहा,
इन चीज़ों से हम गो थ्रू होते रहे और पॉजिटिव बनाते रहे हर चीज़। तो हस्बैंड स्कूल के जो मैनेजमेंट में भी क्या आपको गाइडेंस देते हैं, क्या आपका साथ देते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल देते हैं, क्योंकि जो मेरा पेपर वर्क रहता है और कोई भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इनकी मतलब मुझे उनका साथ चाहिए, तो मेरा हमेशा हर फील्ड में साथ देते हैं। और जैसे कि अभी पिछले दिनों आपके साथ एक नए आपके स्कूल के साथी जुड़े हैं कपिल नारंग जी, जो हाँ जी। काफी एजुकेटेड हैं और काफी एंथुसियाज्म है उनके अंदर, काफी एक प्रकार से जोश है उनके अंदर। बिल्कुल। तो जब ऐसे पार्टनर मिल जाते हैं तो आपके जिम्मेवारी है वो क्या थोड़ा कम होती है, या आपको लगता है कि अब हमें और जोश से इस संस्थान को आगे लेके जाना है? सर मैं हमारे पार्टनर मिस्टर कपिल नारंग जी जो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, तो जब से वो हमारे साथ जुड़े हैं ऐसा नहीं है कि जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, बल्कि और एक अच्छा लगता है कि नहीं एक पॉजिटिविटी हमारे साथ और जुड़ गई है, तो और काम करने का उत्साह बढ़ता है। वो हमारे साथ पॉजिटिव होते हैं और मेरा उत्साह भी तब बढ़ता है क्योंकि वो एनकरेज करते हैं कि मैडम आप करते हैं, तो और भी ज़्यादा काम करने का उत्साह बढ़ता है। मॉरल सपोर्ट मिलता है काम। बिल्कुल सर। अच्छा, और अभी आपके स्कूल +2 तक एजुकेशन दे रही हैं? नहीं सर, रिसेंटली 10th तक स्कूल है। ओके, हाँ जी। 10th तक अभी आप लोग एजुकेशन जो आपके बच्चों को बिल्कुल, पढ़ा रहे अभी 10th तक सर, दिस ईयर 10th स्टार्ट होगी हमारी। हैं। तो इन फ्यूचर के लिए आप इन फ्यूचर में आपके क्या प्लान है? सर फ्यूचर में प्लान हमारी 12th का है, बट फिलहाल हम यहाँ 1 साल 2 साल कब तक देखो कि नेक्स्ट सेशन तक जैसे भी है एक बार यहीं तक स्टेबल है, आगे जाने का प्लान है सर हमारा। इसमें जैसे कि अब अगर हम इस वक्त की बात करते हैं तो इस वक्त कोरोना महामारी की वजह से एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफी डगमगा गया है। बिल्कुल। जहाँ बच्चों की एजुकेशन की बात है या स्कूलों के सिस्टम की बात है, वो काफी थोड़ा सा असमंजस में है, वो किस प्रकार से इसको मैनेज करेंगे। तो आपके स्कूल में भी ये दिक्कत आई होगी, बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते, बच्चों को अप टू डेट भी रखना है क्योंकि वो आगे क्लास में जा चुके हैं और अभी तक उनका जो टीचर के साथ तो आमना सामना हुआ ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं थ्रू ऑनलाइन वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो आपने अपने बच्चों के लिए जो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपने क्या प्लानिंग की है, किस प्रकार से आप इस लॉकडाउन या इस कोरोना की जो बीमारी है जिसकी वजह से सारी दिक्कतें आई हुई उसको मैनेज कर रहे हैं? सर जो ये हमारी आज की जो सिचुएशन है, पेंडेमिक, हमारी जो बीमारी है कोविड-19 कोरोना, एक बहुत ही बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है हम सबके लिए, स्कूल्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, हर नागरिक के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन खड़ी हो गई है। और जहां हम बात करें स्टूडेंट्स की जो बहुत सफ़र करते हैं कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो एजुकेशन स्कूल में नहीं आ पा रहे, साथ साथ टीचर भी, बट उसको नेगेटिव ना लेकर हम पॉजिटिव बना रहे हैं सर। पॉजिटिव कैसे बना रहे हैं सर? बच्चों को ऑनलाइन स्टडी दी जा रही है कि बच्चा अपने ही पैटर्न से अनटच ना रहे। अगर सपोज दैट अगर ये स्कूल 2 मंथ्स से नहीं खुला, आगे कितना टाइम रहता है कैसे है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और अगर हम बच्चों को कुछ नहीं करवाते तो बच्चे बिल्कुल अनटच हो जाएंगे और बिल्कुल फील हो जाएंगे। इसी को सोचते हुए बड़े हम चिंतित हुए कि क्या करें। हमने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट की बच्चों के लिए, जो बच्चे आज ले रहे हैं बहुत अच्छे से ले रहे हैं, पेरेंट्स का भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास, डाउट क्लासेस भी ली जाती हैं बच्चों की और काफ़ी सेटिस्फाइंग है बच्चे उसके लिए। एक चीज स्कूलों की दिक्कत ये भी आई है, देखिए आज सभी काम धंधे बंद हैं, पेरेंट्स के लिए भी एक प्रकार से बड़ी दिक्कत वाला समय चल रहा है और स्कूल्स के लिए भी, क्योंकि स्कूल्स का जो मैनेजमेंट होता है या स्कूल्स का स्टाफ होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो आज किसी प्रकार की कोई फीस नहीं आ रही है और अगर आ रही है तो वो बहुत कम आ रही है। तो मैनेज और इल्जाम ये भी लग रहे हैं स्कूलों के ऊपर कि स्कूल पेरेंट्स को अलग अलग तरीके से
अप्रत्यक्ष रूप से टॉर्चर कर रहे हैं उनको फीस जमा करवाने के लिए। तो आप क्या लगता है कि किस प्रकार से इसको स्कूलों के ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं क्या है? नहीं सर, स्कूलों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, देखिए मैं इसे बिल्कुल ही बेबुनियाद कहूँगी, क्योंकि स्कूल में कोई भी प्रेशराइज नहीं किया पेरेंट्स को। आज हम भी समझते हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, देखो ऐसा नहीं है हम आज ही जुड़े हैं उनसे, हम जुड़े हैं काफ़ी टाइम से, हम उनकी फीलिंग्स को भी समझते हैं। एक बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग अ टीचर, स्कूल ओनर होने से पहले हम भी एक नागरिक हैं, हम भी समझते हैं, उस तकलीफ से हम भी जा रहे हैं जो तकलीफ उन्हें हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा स्कूल वालों के अंदर भी एक फीलिंग है सर, वो भी समझते हैं टॉर्चर नहीं किया जा रहा, बस एक मैनेज करने की कोशिश की जा रही है कि जो स्कूल में स्टाफ है सर, देखो हर तरह का स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग है, हमारा फोर्थ क्लास स्टाफ रहता है, तो हर नीडी पर्सन रहता है सर उसमें। तो स्कूल इसीलिए पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मंथली फीस जो वो अपनी तरफ से नहीं कर रहा, उन्हें ऊपर से हमें ये ऑर्डर मिला है हमें कि आप और चार्ज अभी नहीं लेंगे, मंथली फीस ही मांगिए। तो उसके बाद ही हम लोगों ने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की है सर, कोई प्रेशराइज नहीं किया, एक रिक्वेस्ट की है कि आप मंथली फीस हमें दीजिए कि हम भी आगे जो नीडी हमारा स्टाफ है उनको सैलरी दे पाएं। क्योंकि देखिए चाहे कितना ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म हो, कितना ही बड़ा स्कूल हो, हर चीज़ एक सर्कल से चलती है। पेरेंट्स से फीस आती है, वो आगे टीचर्स को दी जाती है, तो हर चीज़ सिस्टम से चलती है सर। तो मैम ये जो समय है इसका अभी तक कुछ अंदाजा नहीं, क्योंकि दिन ब दिन जो है केसेज है वो बढ़ते जा रहे हैं, और जो हमारे नज़दीकी क्षेत्र में भी नए नए केस आ गए। पहले आज से पहले तक काफ़ी सेफ समझा जा रहा था हमारे शुक्ला एरिया को। तो आप जो पर्सनली भी बच्चों को, जैसे कि आपने आपको बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन आप दे रहे हैं, तो आप इसके बारे में भी क्या बच्चों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं? क्योंकि बच्चे तो होते हैं ना, वो मैंने खुद देखा है मेरे परिवार में, शायद वो मेरी बात ना माने, लेकिन अगर वो मैडम कोई बात कह रही थी, मैम कोई बात कह रही थी, तो उसको वो दिन में 10 बार दोहरा देते हैं। तो आप अपने स्तर पर भी क्या उनमें जागरूकता लाने के लिए कुछ ऐसे ऑनलाइन मैसेजेस या कुछ ऐसा उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, दे रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल करवाते हैं। जब डाउट क्लासेस होती हैं या उसमें हम इकट्ठे बच्चे लेते हैं, तो मैं खुद भी बच्चों को वहाँ मोटिवेट कर रही हूँ उस चीज़ के लिए कि टीचर तो कर ही रहे हैं सर, एक मैसेज जरूर डालते हैं हम हमेशा वर्क के साथ, क्योंकि हमें भी पता है कि बच्चे हमेशा टीचर की ही बात को मानते हैं। तो कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई बच्चा मतलब वर्क नहीं करना चाह रहा या डिमोटिवेट हो रहा है, जो भी रहा है, तो हम खुद उनसे स्पेशली बात भी करते हैं सर, और मैं भी करती हूँ, स्टाफ भी करता है सर। हम सभी अपनी तरफ से लगे हुए हैं कि बच्चों को किसी प्रकार से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और बच्चा अपने वर्क को प्रॉपर वे से कर पाए। तो मैम अब आप हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहती हैं? क्योंकि दर्शक जो आपको देख रहे हैं वो सभी जानते हैं आप एक ऐसा चेहरा है जो क्षेत्र के अंदर काफ़ी पॉपुलर है अपने कामों की वजह से, जो आपने उपलब्धियां प्राप्त की हैं। हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या मैसेज है? सर मैं दर्शकों को इतना ही कहना चाहूँगी कि बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिवली उसको देखिए, चाहे वो स्कूल के प्रति है, चाहे वो समाज के प्रति है, चाहे हम हमारी ये महामारी जो आज फैली हुई है उसको भी हम एक पॉजिटिवली एक साथ होकर लड़ेंगे तो हम उस चीज़ से लड़ पाएंगे। अगर हमने हर चीज़ के प्रति नेगेटिविटी कर ली, आज स्कूल के प्रति हमने नेगेटिविटी की, स्कूल के प्रति अगर हम नेगेटिव हो रहे हैं कि नहीं स्कूल ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, फीस के लिए दे रहे हैं या ढोंग कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आप देखिए, मैं यही मैसेज दूंगी कि ये एक चिंता है, एक टीचर की अपने बच्चे के प्रति, एक स्कूल की अपने बच्चों के प्रति चिंता है कि हमारे बच्चों को जो हमने शिक्षा दी है वो उस शिक्षा से दूर ना रहें, उसे प्राप्त करते रहें। और इसके प्रति प्लीज आप पॉजिटिव रहिए, हर सिचुएशन के प्रति पॉजिटिव रहिए। तो दर्शकों,
ये था कार्यक्रम हमारा एक मुलाकात, जिसके अंदर हमने इस बार आपकी मुलाकात करवाई थी लोटस इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल मिसेज आरती कुमार जी से, जिनसे हमने उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में भी बातचीत की। हम इसी प्रकार से नए नए चेहरों को इस कार्यक्रम में लेके आते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ इसी प्यार से जुड़े रहें। अगर आप इस कार्यक्रम को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक जरूर कीजिए, और यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आप इन कार्यक्रमों की सूचना जो है, नोटिफिकेशन है, वो आपको समय से मिलती रहे। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में पधारने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आप सबका भी धन्यवाद।